हम अनजान थे इस बात से कि जिस मोहल्ले की गली में हमारी रिहाइश है, उसी मोहल्ले की गली में एक गैबी मखलूक का साया भी रहता है। बचपन में तो हम इन सब बातों को आया जाया कर दिया करते थे, मगर जब थोड़ा समझदार हुए तो ऐसी बातें सुनकर डर भी लगा। लोग कहा करते थे कि जब उन गलियों में सन्नाटा होता है और रात को वीरानी सी छा जाती है, तब वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर मौजूद हम सबको देख रहा है। मैंने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया, मगर मैंने लोगों के मुंह से सुना, तरह तरह की बातें सुनी कि उस गली में जब अंधेरा हो जाता है और सभी अपने घर में चले आते हैं, तब एक गैबी मखलूक वहाँ पर टहलती है। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो अपने परिवार के साथ हैं। भूत प्रेत कहते थे, कुछ लोग जिन कहते थे, या फिर अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहते थे। मतलब इतना पक्का था कि वहाँ पर कोई साया था, मगर मैं नहीं मानता था, क्योंकि मुझे इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। जब थोड़ा सा समझदार हुआ और इन सब बातों के बारे में इधर उधर से सुना, तो हल्का सा डर तो मन में बैठा, मगर मैंने इस डर को अपने दिमाग में कभी हावी नहीं होने दिया। मेरा बचपन उन्हीं गलियों में बीता था। दोस्तों के साथ खेलते कूदते मैं वहीं पर बड़ा हुआ, वहीं घर था मेरा। आपको बताता चलूं कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था, उस गली में मेरे घर के पहले लगभग 7 घर और मेरे घर के बाद लगभग लगातार 12 घर बने हुए थे। और उसके बाद बाईं ओर से एक गली गई थी जो मेरी गली से जुड़ती थी। बाईं ओर के उस पार मेरे चाचा जी का घर था। हम लोग यहीं पर बचपन से रहे थे। जब बड़े हुए तो ऐसी वैसी बातें सुनकर माँ बाप से पूछा करते थे, मगर मेरे माँ बाप मुझे इन सब बातों पे ध्यान ना देने की हिदायत देते थे। और हाँ, ये भी सच है कि जैसे ही सूरज डूबता था, माँ बाप हमें घर के अंदर बुला लिया करते थे। इन सब बातों से मुझे भी ये लगने लगा था कि हाँ, हो सकता है कि वो गैबी मखलूक वहाँ पर आती हो। इसीलिए तो माँ बाप रात में हमें बुला लेते हैं। दिन के समय में भी कहीं भेज कर कुछ मंगवाना हो तो वो हमें भेजा करते थे, मगर रात होने के बाद वो हमें कहीं नहीं भेजते थे। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। एक दिन मैंने अपने पिताजी के मुंह से एक बात सुनी। ये बात वो बड़ी राजदारी से मेरी माँ को बता रहे थे और मैं सुन गया था। उन्होंने कहा था कि कल रात में न जाने कहाँ से एक छोटा सा बच्चा आ गया। तकरीबन 8 से 10 साल का बच्चा रहा होगा। सफ़ेद लिबास पहने हुए था और लिबास इतने साफ थे कि नया सा नया कपड़ा भी उस लिबास के सामने मैला मालूम दे। और वो लड़का निहायत खूबसूरत और इतना गोरा कि उस जैसा रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ी ही मासूमियत सी शक्ल थी। जी करता था कि देखता ही रह जाऊं। हैरत में भी था कि ये किसका बच्चा है। मैंने उससे पूछा कि बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो सबसे पहले उसने मुझे सलाम किया और फिर मुझसे कहने लगा कि मुझे हलवा दो। मेरे हाथ में जो कटोरा था, मैंने वो कटोरा बढ़ाकर उसे दे दिया। वो बड़े मज़े ले लेकर वो हलवा खाने लगा। मैंने सोचा कि ये बच्चा पहले खा ले, फिर इसके हाल पूछता हूँ। जब हलवा ख़त्म हुआ तो वो कहने लगा थोड़ा और लाओ। इसीलिए मैं बिना किसी को परेशान किए चुपचाप दोबारा हलवा ले आया और उसे खिला दिया। और वो भी हलवा खाने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया और मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से निकल गया। मैं हैरत में था
कि वो बच्चा कहाँ से आया और कहाँ का चला गया। मैं बाहर निकल के भी देखा था, मगर इस तरह से वो गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। वो तो गलियों में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, और हमारी गली दूर जाकर मुड़ती है। ऐसे में किसी का भी आंखों से इतनी जल्दी ओझल होना इतनी आसान बात नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब लगा, कहीं ये वो तो नहीं। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, और हाँ हो भी सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे माँ बाप आपस में यही बातें कर रहे थे। मुझे ये पता चला कि हाँ कोई तो था जो मेरे घर आया था। उसके बाद से उस गली से मुझे अजीब सा खौफ आने लगा था, मगर फिर भी मैंने अपने दिल को किसी तरह से संभाले रखा था। एक दिन की बात है, एक वाकया मेरे पिताजी के साथ हुआ। बताता चलूं कि मेरे पिताजी एक पोस्ट ऑफिस में डाकिए का काम करते हैं। इन दिनों इतनी आमदनी नहीं होती थी। मेरे पिताजी बहुत ही शरीफ इंसान थे। आज भी वो किसी को भूखे या फिर रोता नहीं देख सकते, किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते। यही आदत उनकी तब भी थी। उस वक्त भी वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन एक दिन उन्हें कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई। वो बहुत परेशान थे। हुआ यूँ था कि मेरी छोटी बहन बीमार पड़ गई थी, और उसके इलाज के लिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। पिताजी इतने खुददार थे कि किसी के आगे जल्दी हाथ न फैलाते थे। मेरे चाचा जी जो मेरे बहुत करीब रहते थे, मेरे पिताजी उनसे भी पैसे नहीं मांगते थे। उनसे जितना हो सका, जैसे हो सका, उन्होंने पैसे का इंतज़ाम किया और बहन का इलाज करवाया। लेकिन पैसे और भी ज़्यादा लगने लगे। पिताजी बहुत परेशान हुए। वो अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश करते रहे, मगर वो पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। इलाज में पहले ही बहुत पैसे लग चुके थे। मेरे पिताजी मेरे चाचा जी से पैसे तो मांग लेते, मगर मेरे चाचा भी पैसे से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इसलिए मेरे पिताजी उनसे पैसे मांगने में संकोच कर रहे थे। समय बीतता रहा, पैसे की मांग बढ़ती रही। जब उन्होंने ऐसे हालात देखे, तब उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने छोटे भाई यानी मेरे चाचा जी से पैसे मांगेंगे। वो अपने घर से रात में पैसे मांगने के लिए चाचा जी के घर निकले। हमें याद है वो वीरानी भरी रात थी। मेरी माँ मेरे पिताजी को बाहर जाने से मना कर रही थी, लेकिन मेरे पिताजी अपनी ज़िद में अड़े उस गली की ओर निकल पड़े। हालांकि इंसान वहाँ पर गुजरता था, लेकिन बहुत बचकर कोशिश करता था कि रात में उस गली से ना जाए। मेरे पिताजी इन सब बातों को जानते थे, मगर वो इतने परेशान थे कि वो उस गली की तरफ से जाने को भी तैयार थे। वो चले जा रहे थे। मेरी माँ डरी सहमी सी घर पे बैठी थी। मेरे पिताजी जब मेरे चाचा जी के घर की ओर जाने लगे, तब उन्हें गली में मेरे चाचा जी की लड़कियां मिली। उनको देखकर मेरे चाचा जी ने उनसे कहा, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? उन लोगों ने कहा, ज़रा हमसे सामान मंगवाया गया है, इसलिए हम लोग सामान लेने गए थे। पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हारे ही घर चल रहे हैं, अब चलो घर में। इस पर उन दोनों लड़कियों ने कहा, नहीं, हम एक सामान भूल गए हैं, हम जाकर दुकान से वो सामान ले आए, तब तक आप ये सामान हमारे घर पे दे दीजिएगा। ये कहकर उन्होंने एक थैला मेरे पिताजी के हाथ में पकड़ा दिया। इससे पहले मेरे पिताजी कुछ कहते, मेरे चाचा की वो दोनों लड़कियां भागते हुए उस दुकान की ओर जाने लगी। पिताजी उस थैले को पकड़े हुए चाचा जी के घर आ गए। वो जब घर आए तो चाचा जी ने उन्हें बिठाया। इससे पहले कि चाचा जी कोई बात शुरू करते, पिताजी ने उनसे कहा, देखो, इतनी रात में तुम बच्चियों को बाहर मत भेजा करो। तुम्हें मालूम है ना
कि उस गली में किसी साए के होने की बात कही जाती है। कई बार लोगों से उन लोगों का टकराव भी हुआ है। मेरे पिताजी की बात सुनकर चाचा जी बड़े हैरान हुए। वो चाची जी का मुंह देखने लगे। फिर वो मेरे पिताजी से कहने लगे, ये क्या बात कह रहे हैं आप? हमारी बच्चियां तो घर पर ही हैं। ये कहकर चाचा जी ने अपनी दोनों बच्चियों को आवाज़ लगाई। वो सामने के कमरे में ही बैठी हुई थी। वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। मेरे पिताजी उन दोनों को देखकर हैरान हो गए और उनका चेहरा खौफ से पीला पड़ने लगा। वो कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी बाहर थीं। मेरे चाचा जी ने कहा, नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लोग काफ़ी देर से अंदर पढ़ाई कर रही हैं। नहीं नहीं, ये देखो, इन लोगों ने हमें ये थैला भी दिया था। ये कहते हुए पिताजी ने वो थैला चाचा जी की ओर बढ़ाया। चाचा जी ने कहा, मगर ये दोनों तो यहीं बैठी हुई थी, तो फिर ये थैला आपको कैसे दे सकती हैं? और वैसे भी ये थैला हमारा नहीं है। ज़रा खोल के देखिए, इसमें है क्या? चाचा जी के कहने पर पिताजी ने फौरन उस थैले को खोल कर देखा तो ये देखकर सबके होश उड़ गए। उस थैले में ढेर सारे रुपए रखे थे। वो रुपए एकदम असली थे। 100-100 और 500-500 की नोटें थीं। ये सब देखकर वो लोग बड़े हैरान हुए। पिताजी ने सोचा, कहीं किसी और ने मुझे अनजाने में तो नहीं पकड़ा दिया। चाचा जी कहने लगे, मगर इतना नादान कौन हो सकता है कि बच्चियों को पैसा देकर यहाँ पर अकेले भेजे? वो सब सोच विचार करने लगे। फिर मेरे चाचा जी ने अचानक कहा, एक मिनट भाई साहब, कहीं ये वो तो नहीं? उनकी बात सुनकर पिताजी भी सोच में पड़ गए। मेरे चाचा जी का इशारा जिन्नातों की ओर था। मेरे चाचा जी कहने लगे, कहीं ये उनका काम तो नहीं जो गलियों में भटकते हों? उनकी बात सुनकर पिताजी ने कहा, हो भी सकता है, लेकिन इस बात का पूरा पक्का कैसे पता चलेगा? इस पर मेरे चाचा जी ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। मेरे चाचा जी एक मौलवी के पास गए। उनको बुलाकर यहाँ पर लेकर आए। मौलवी साहब से सारा हाल बताया गया। मौलवी साहब ने उस थैले को अपने सामने रखा और आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगे। काफ़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर उन्होंने कहा, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है। वो गली में भटकने वाले जिन्नात ही थे जिन्होंने आपकी मदद की गर्ज से ये सब किया है। अब ये आपकी नीयत पर है, आप इसका क्या करें? उनकी बात सुनकर पिताजी कहने लगे, मौलवी साहब आप ही बताएं कि इसका हम क्या करें? इस पर मौलवी साहब कहने लगे, देखो मियाँ, ये तुम्हारी अच्छाइयों का नतीजा है। खुदा ने तुम्हारे लिए मदद भेजी है, चाहे वो किसी के भी हाथ से भेजी हो, लेकिन खुदा ने तुम्हारे लिए मदद भेजी। अब तुम अपनी बेटी का इलाज कराओ और जो पैसे बचें उन्हें गरीबों में दान करो। गरीबों के लिए कुछ अच्छा करो, ज़रूरतमंदों को दो, नाजायज़ इसका फ़ायदा मत उठाओ। मेरे पिताजी ने मौलवी साहब के बताए हुए रास्ते पे काम किया। जल्दी ही मेरी बहन ठीक हो गई और पिताजी ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को खूब सारा दान दिया। इस घटना के बाद ये बात दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उसी गली के बारे में और भी ज़्यादा बातें करने लगे। मैंने भी सुनी तरह तरह की बातें, मगर फिर भी दिल में एक शंका रही। एक दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं अपनी ट्यूशन क्लास पढ़ते पढ़ते लेट हो गया और उस दिन सूरज डूब गया और मैं अंधेरे में ही अपने घर वापस आने लगा। मेरी माँ घर में मेरा चिंता कर रही थी, मगर मैं बेफिक्र होकर आ रहा था। यूँ तो मैं दूसरी गली से आ सकता था जो रास्ता दूसरी ओर आता है, मगर उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ। मैंने मन में ठान ली कि मैं उसी गली से जाऊंगा जिस गली से लोग जिन्नात होने की बात कहते हैं। मैं उसी ओर मुड़ गया। मैं पैदल था और पैदल ही चलते चले जा रहा था। जब मैं उस गली की ओर मुड़ा
जहाँ पर जिन्नातों के होने की बात कही जाती थी, तो एक पल के लिए तो दिल धड़का, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ने लगा। उस गली में इस कदर सन्नाटा छाया हुआ था कि मेरे कदमों की आवाज़ ही उस गली में गूंज रही थी। मैं चलते चलते मन में ये कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जिन है, और अगर है तो दम है कि मेरे सामने आए। आओ ना, मेरे सामने आओ। ये सोचते सोचते न जाने क्या हुआ कि मेरे मुंह से आवाज़ निकल आई। मैंने कहा, अगर कोई है तो आ सामने। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई कदम से कदम मिलाकर ठीक मेरे पीछे ही चल रहा हो। मैंने उसकी सांसें सुनी थी, उसकी आहट सुनी थी, उसके जिस्म से टकराती हुई हवा जो मुझ तक लग रही थी, मैंने उसका एहसास किया था। मैं सहम सा गया। सर्द हवा मेरी रीढ़ की हड्डी में घुसकर मुझे तेजी से कंपा रही थी। मैं एक बार झटके से पलटा तो देखा, एक बहुत ही लंबी चौड़ी शख्सियत मेरे सामने थी। उसका चेहरा दूसरी मंजिल की जितना ऊंचा था। उसके हाथ और पैर बहुत ही लंबे और चौड़े थे। ये देखकर ही मेरे पसीने छूट गए। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस अंधेरी और वीरान गली में वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। वो मेरी बेबसी पे हंस रहा था। उसकी आंखों में ये दिख रहा था कि वो मुझे डरा कर खुश है। उसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मगर वो मेरे सामने आ गया था। मैं डर गया, बहुत ज़्यादा कांपने लगा और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग लिया। मैं भागते भागते अपने घर आया और धड़ से पलंग पर गिर पड़ा। ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। मेरी माँ घबराती हुई मेरे पास आई। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं कुछ देर तो बोल ही नहीं पाया। सब ने मुझे घेर लिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताया। मेरी माँ ने मुझे दोबारा वहाँ रात में न जाने की हिदायत दी। मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दिल में डर बैठ गया था। इस वाक़ये को गुजरे 20 साल हो गए हैं। मैं आज भी उसी गली में रहता हूँ, उसी घर में रहता हूँ। मैं आज भी उस गली को देखता हूँ तो मुझे बीती बात याद आ जाती है। वक्त के साथ डर तो कम हो गया, लेकिन यकीन पक्का हो गया कि आज भी वहाँ जिन्नात हैं।